बादशाह गुलजार आलम की रियासत में हर तरफ बहारें थीं। चहुं और हरियाली, नीले आसमान में उड़ते परिंदे और बाघों में गूंजती शहनाइयां। मगर इन सब के बीच एक कोना ऐसा भी था जहां खामोशी की चादर तनी रहती थी। महल की तीसरी मंजिल पर वो झरोखा, जहां से कभी कभार एक उदास चेहरा झांकता था। यह चेहरा था शहजादी जरीन का। उम्र यही कोई 16-17 की रही होगी, मगर चेहरा जिंदगी से उकताया हुआ। उसकी आंखों में न तो शरारत थी, न कोई ख्वाब। वजह थी उसकी वही भारी भरकम कदकाठी जिसे लोग शहजादी की शान नहीं बल्कि रियासत की शर्म कहते थे। हाँ, वो कुछ मोटी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी मासूमियत भी थी जो शायद देखने वालों की नजरों से अक्सर ओझल हो जाती थी। जरीन हर दिन सुबह उठकर आईने में अपना चेहरा देखती, फिर पूरा दिन वही बात मन में गूंजती रहती, तुझे कौन शहजादा चाहेगा। ये बात उससे कोई और नहीं, उसकी सौतेली बड़ी बहन रोज कहा करती थी। हुस्न में शहजादी सलीमा का जवाब नहीं था। लंबी, गोरी, तीखी नाक और पतली कमर। शहजादे खुद को रोक नहीं पाते थे उससे मिलने को। मगर जरीन, उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं था। कई बार बड़े बड़े सूबों से रिश्ते आए, मगर जब दूल्हा उसे देखता, एक ही नजर में सब बदल जाता। कोई कहता, हमें अपनी तलवार उठानी है, जरीन को नहीं। कोई हंसता, कोई मजाक उड़ाता। हर बार जरीन का दिल एक परिंदा बनकर टूट जाता और झरोखे से उड़ता चला जाता। महल में हर कोई उसे बदनसीब कहने लगा था। उसका मोटापा, उसकी तन्हाई और उसकी खामोशी अब रियासत का हिस्सा बन चुकी थी। उसे डांस नहीं आता था, शायरी नहीं आती थी, बस आता था तो कहानियां सुनना। वो घंटों महल के पुराने किताब खाने में बैठी रहती, कहानियां पढ़ती रहती, परियों की, राजकुमारों की, जादू की, और कभी कभी खुद को उन कहानियों की हीरोइन बना लेती। लेकिन एक ऐसा दिन आया जब सब कुछ बदल गया। एक अजनबी महल के दरवाजे पर आया। उसके कपड़े अजीब थे, बोली अलग थी, आंखों में चमक थी। वो किसी शहजादे की तरह नहीं लगता था, फिर भी उसके आने से जैसे हवाओं में एक अजीब सी सनसनी फैल गई। और बस वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो शहजादी जरीन की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। उस दिन महल के बड़े फाटक पर जो शख्स आया था, उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। उसने न कोई दस्तक दी, न ही किसी ऐलान का इंतजार किया। बस एक घोड़े से उतरा और पहरेदारों के सामने खड़ा हो गया। पहनावे से वो शाही नहीं लगता था। एक साधारण मगर साफ सुथरा कुर्ता, कमर में बंधा चमड़े का बेल्ट और कंधे पर एक छोटी सी थैली। कौन हो तुम? पहरेदार ने तलवार खींचते हुए पूछा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हकीम जाफर हूं। सुना है आपकी रियासत में एक बेशकीमती बीमारी है जिसे कोई समझ नहीं पा रहा। मैं उसे समझना चाहता हूं। पहरेदार हंस पड़ा। तुम क्या किसी जादूगर की औलाद हो जो सबका हाल जान लेते हो? जाफर ने फिर मुस्कुराया। अगर मुझे अंदर जाने दो तो कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। बात महल तक पहुंची। बादशाह गुलजार आलम को जैसे ही खबर लगी कि कोई अजनबी खुद को हकीम कहता है और रियासत की बेशकीमती बीमारी का इलाज जानता है, वो चौकन्ना हो गया। रियासत में तो कोई बीमारी नहीं थी सिवाय एक के, उसकी बेटी जरीन की तन्हाई। क्या ये उसी की बात कर रहा था? उसे मेरे सामने लाओ, बादशाह ने हुक्म दिया। जाफर को दरबार में लाया गया। उसकी आंखें तेज थीं, मगर लहजा बेहद नर्म। उसने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैंने एक अजीब किस्सा सुना है। एक शहजादी है जो हंसना भूल चुकी है क्योंकि दुनिया उसे देखने से पहले उसका वजन तौलती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। तुम क्या उसके लिए कोई दवा लाए हो? वजीर ने तंज कसते हुए पूछा। नहीं, जाफर बोला, मैं उसके लिए एक कहानी लाया हूं, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ वही समझ सकती है। बादशाह ने थोड़ी हैरत से पूछा, क्या मतलब? जाफर ने कहा, मैं एक किस्सागो हूं। हकीम तो सिर्फ नाम है। मेरी कहानियों में जादू है, मगर ये जादू सिर्फ उस पर चलेगा जो खुद को बदनसीब समझता हो। इससे पहले कि दरबार का कोई और कुछ कहे, जरीन जो पर्दे के पीछे से ये सब सुन रही थी, खुद को रोक नहीं सकी। वो पहली बार अपने कमरे से बाहर निकली और सबको चौंकाते हुए बोली, मैं उसकी कहानी सुनना चाहती हूं। पूरा दरबार स्तब्ध था। जरीन, जो हमेशा झरोखे से झांकती थी, आज सबके सामने खड़ी थी और उसके चेहरे पहली बार हल्की सी मुस्कान थी। यही वो लम्हा था
जहां कहानी ने करवट ली। और किस्सागो जाफर ने जो किस्सा सुनाया वो सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना था, जरीन के लिए और उस समाज के लिए भी जो उसे कभी समझ नहीं पाया। महल की हवा में उस दिन एक अजीब सी मिठास घुली हुई थी। वो जरीन की पहली मुस्कान थी जिसने सदियों से जमे सन्नाटे को तोड़ दिया था। उस हंसी में कोई बनावट नहीं थी, कोई दिखावा नहीं, बस एक सच्चा एहसास था, मैं भी कुछ हूं। उस शाम के बाद जाफर को महल में ठहरने की इजाजत मिल गई। कोई उसे समझ नहीं पाया था, मगर बादशाह ने पहली बार अपनी बेटी की आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चिंगारी देखी थी, और बस वही काफी था। जाफर रोज शाम को जरीन को कहानियां सुनाता, लेकिन ये कहानियां अलग थीं। इनमें न कोई पतली परी थी, न कोई हसीन राजकुमारी, न ही कोई शहजादा जो हुस्न के पीछे भागता था। उसकी कहानियों में वो लोग होते जो समाज से अलग थे, मोटी, दुबली, अंधी, लंगड़ी, मगर दिल से हसीन। जरीन हर दिन एक नई कहानी सुनती और हर बार उसमें खुद को ढूंढने लगती। एक दिन उसने पूछा, तुम क्यों नहीं बताते कि ये कहानियां तुम्हें कहां से मिलती हैं? जाफर मुस्कुराया, क्योंकि ये कहानियां मुझे नहीं मिलती, ये खुद मुझे ढूंढती हैं। जरीन को अब उसका इंतजार रहने लगा था। वो रोज आईने के सामने खड़ी होती, अपने बाल संवारती, थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश करती और फिर खुद से कहती, तू बदसूरत नहीं है, बस अनदेखी रही है। महल के लोग अब उसकी तब्दीली देख रहे थे। पहले वो चुप रहती थी, अब बात करने लगी थी। पहले उसकी चाल में बोझ था, अब थोड़ी सी लय आने लगी थी। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा बदली थी वो थी उसकी आंखों की चमक। उस रात जब जाफर उसकी पसंदीदा जगह महल के पुराने बाग में उसे कहानी सुनाने आया, जरीन ने उससे सीधा एक सवाल कर डाला, तुम मुझे अलग क्यों देखते हो, बाकियों की तरह क्यों नहीं? जाफर थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि बाकियों ने तुम्हें देखा, मैंने तुम्हारा दिल पढ़ा। ये लफ्ज जरीन के दिल में किसी नर्म हवा की तरह उतर गए। शायद पहली बार किसी ने उसे सिर्फ उसके जिस्म से नहीं, उसकी रूह से जोड़कर देखा था, और पहली बार उसने अपनी आंखें झुका लीं, शर्म से नहीं, एहसान से। महल की दीवारें अब हर शाम जाफर की कहानियों से गूंजती थीं, और हर कहानी के साथ जरीन और गहराई से मुस्कुराने लगी थी। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे अब एक और राज छिपा था, एक धड़कन जो तेज होने लगी थी, शायद मोहब्बत की। महल की हवाओं में अब कुछ नया तैरने लगा था। हर दीवार, हर झरोखा, हर फूल जरीन की तब्दीली की गवाही दे रहा था। मगर जहां तब्दीली होती है वहां सवाल भी उठते हैं, और सवालों के साथ आती है फुसफुसाहटें। महल की दासियां अब कानों में धीरे धीरे बातें करने लगी थीं। कहते हैं शहजादी को उस हकीम से लगाव हो गया है। क्या कोई राजकुमारी किसी किस्सागो से भी मोहब्बत कर सकती है? क्या ये बादशाही खानदान की शान के खिलाफ नहीं? इन बातों ने धीरे धीरे आग पकड़ी और पहुंच गई सलीमा तक, जरीन की चचेरा बहन, जो खुद को रियासत की असली शहजादी मानती थी। वो जरीन से हमेशा जलती थी। अब जब जरीन की मुस्कान और उसके गालों की गुलाबी आभा सबको दीवाना बना रही थी, सलीमा अंदर ही अंदर जल रही थी। अब वक्त आ गया है कि मैं उसे उसकी औकात दिखाऊं, उसने अपने खास वजीर के बेटे से कहा। अगर एक मोटी, बदसूरत लड़की को मोहब्बत मिल सकती है तो मैं क्या हूं? उधर बादशाह गुलजार आलम भी अब उलझने लगा था। एक तरफ उसकी बेटी की आंखों में जो चमक लौट आई थी वो उसे सुकून देती थी, दूसरी तरफ राजघराने की इज्जत का सवाल था। क्या मेरी बेटी एक किस्सागो से ब्याह करेगी? उसने वजीर से पूछा। वजीर ने जवाब दिया, जहां पनाह, अगर शहजादी अब मोहब्बत के नाम पर बगावत करने लगी है तो वक्त आ गया है कि उसे शादी के लिए एक असली शहजादा दिखाया जाए। उसी रात सलीमा ने अपने गुप्त संदेशवाहक के जरिए एक और रियासत के शहजादे से खबर भिजवाई, शहजादी जरीन से मिलिए, जो जल्द ही मोहब्बत के धोखे में फंसने वाली है। अगली सुबह जरीन को एक खबर दी गई, रियासत ए नूर के शहजादा अय्यान महल तशरीफ ला रहे हैं, वो आपके लिए रिश्ता लेकर आए हैं। जरीन का चेहरा फीका पड़ गया। वो जानती थी ये रिश्ता महज एक जाल है, उसे उस मोहब्बत से अलग करने का जो उसके दिल में जगह बना चुका था। वो भागती हुई बाग पहुंची जहां जाफर पहले से उसका इंतजार कर रहा था। मुझे एक शहजादे से मिलवाया जा रहा है, जरीन ने कहा।
मगर मेरा दिल तो किसी और की अमानत बन चुका है। जाफर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर मोहब्बत सच्ची है तो कोई शहजादा उसका रास्ता नहीं रोक सकता। मगर जरीन, अब वक्त है कि तुम खुद को साबित करो। कैसे? जरीन ने आंखों में आंसू लिए पूछा। जैसे कहानियों की असली परी करती है, डटकर, अपने हक के लिए। शहजादी जरीन उस रात सो नहीं सकी। उसकी आंखें नींद से बोझिल थीं, लेकिन दिल किसी जंग की तैयारी में था। बाहर आसमान पर चांद टुकड़ों में बंटा लगता था, जैसे उसकी हालत बयान कर रहा हो। सुबह जब महल की बड़ी दीवारों पर रियासत ए नूर के शहजादा अय्यान की आमद की डुगडुगी बजी, हर कोई उनकी शान देखने उमड़ पड़ा। ऊंचा कद, चमकदार लिबास और एक आत्ममुग्ध मुस्कान लिए अय्यान अपने लश्कर के साथ महल में दाखिल हुआ। उसके पीछे सोने की जंजीरें, गहनों से लदी तलवारें और ढेरों उपहार थे। मगर उसकी आंखों में जो चमक थी, वो जरीन के लिए नहीं थी। वो तो बस जीतने आया था, मोहब्बत को नहीं, चुनौती को। दरबार में जब जरीन आई तो पूरे महल ने उसकी चाल में बदलाव महसूस किया। अब वो झुककर नहीं चलती थी। उसने एक गुलाबी जोड़ा पहना था, बिना ज्यादा सजे संवरे, फिर भी सबकी नजरें उसी पर थीं। आज वो सिर्फ एक मोटी शहजादी नहीं थी, वो एक रोशन चेहरा थी, अपने सच के साथ। बादशाह ने दोनों को आमने सामने बैठाया। बेटी, ये शहजादा अय्यान है। अगर तुम चाहो तो हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। जरीन ने नजरें उठाकर अय्यान की ओर देखा। वो मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान में इज्जत नहीं थी, अहंकार था। मैं पहले कुछ पूछना चाहती हूं, जरीन बोली। बिल्कुल, अय्यान ने कहा। अगर मैं दुबली होती और हर मायने में वो परी जैसी शहजादी होती, तब भी क्या आप मुझे पसंद करते या बस मेरी सूरत पर मोहित होते? अय्यान हकबका गया। मेरा मतलब, आप जैसी हैं वैसे भी नहीं, जरीन ने बात काटी। सच बोलिए। अय्यान चुप हो गया। दरबार में एक खामोशी फैल गई। जरीन ने फिर अपनी बात रखी। मैं वो नहीं हूं जिसे देखने के बाद लोग वाह वाह करें, मगर मैं वो जरूर हूं जिसे जानने के बाद लोग फक्र महसूस करें। मैं मोटी हूं, हां, मगर मैं कमजोर नहीं हूं। इतना कहकर जरीन ने अपना सिर ऊंचा रखा और फिर बादशाह की ओर मुड़ी। अब्बा हुजूर, मैं ये रिश्ता कबूल नहीं करती। मेरी मोहब्बत कोई तिजारत नहीं है, और ना ही मैं किसी के अहंकार की सजावट बनने को तैयार हूं। पूरे दरबार में सन्नाटा था। सलीमा के चेहरे का रंग उड़ गया। बादशाह ने पहली बार अपनी बेटी को एक शेरनी की तरह देखा। उसी समय दरबार के बाहर खड़ा जाफर ये सब सुन रहा था। उसकी आंखें भर आई थीं। जरीन अब किसी से इज्जत मांग नहीं रही थी, अब वो खुद इज्जत बन चुकी थी। जरीन की बहादुरी ने पूरे महल में हलचल मचा दी थी। वो अब किसी की दया की मोहताज नहीं थी। दरबार में उसकी बातों की गूंज अब तक दीवारों से टकरा रही थी। लेकिन जहां साहस जन्म लेता है, वहीं ईर्ष्या और षड्यंत्र भी अपने पंख फैलाते हैं। सलीमा अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि जरीन, जिसे वो तुच्छ समझती थी, अब पूरे महल की रोशनी बन चुकी थी। उसका अपमान दरबार में हुआ था और उसकी नजर अब सिर्फ एक पर थी, जाफर। अगर जरीन को उसकी मोहब्बत से दूर कर दिया जाए, उसने सोचा, तो वो फिर से वही बन जाएगी, कमजोर, टूटी हुई, अदृश्य। वो सीधे वजीर के पास पहुंची। अगर मेरी बात मानो, सलीमा ने कहा, तो इस जाफर को दरबार से निकाल बाहर करो, नहीं तो कल को ये लड़कियां भी सवाल पूछने लगेंगी और राजघराने की इज्जत रेत बन जाएगी। वजीर ने हामी भरी और उसी रात जाफर के लिए एक झूठा इल्जाम गढ़ा गया कि वो रियासत के दस्तावेज चुराकर दुश्मन राज्य को बेचने की साजिश में शामिल था। सुबह होते ही महल के सिपाही जाफर को गिरफ्तार करने आ पहुंचे। उसने विरोध नहीं किया, बस शांत रहा, जैसे उसे पहले से अंदाजा था कि कुछ न कुछ गलत जरूर होगा। जरीन जब तक बाग में पहुंची, जाफर जा चुका था। क्या हुआ? उसने एक सिपाही से पूछा। हुक्म है शहजादी, किसी गद्दार को अब इस महल में जगह नहीं। उसका दिल धड़कना भूल गया। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। गद्दार? वो बुदबुदाई। नहीं, ये झूठ है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। वो भागती हुई अपने पिता के पास पहुंची। अब्बा हुजूर, जाफर को रिहा कीजिए, आप जानते हैं वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। बादशाह ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूं बेटी, मगर सबूत उसके खिलाफ है, और जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, मैं कुछ नहीं कर सकता। जरीन उस पल समझ गई।
अब ये लड़ाई उसकी मोहब्बत की नहीं, सच की बन चुकी है। वो सीधी सलीमा के कमरे में पहुंची। ये तुम्हारी चाल है ना? जरीन ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। सलीमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शहजादी, तुम्हारी आंखों की चमक देखकर ही तो ईर्ष्या हुई। मोहब्बत हर किसी के नसीब में नहीं होती। तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी, जरीन बोली, कि एक शहजादी अगर किसी से मोहब्बत करे तो उसे बचाने के लिए हर हद से आगे जा सकती है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, इरादा था। एक तूफान जो सब झूठ को बहाकर ले जाने को तैयार था। महल की रातों में अब सन्नाटा नहीं था, बल्कि जरीन के दिल की बेचैनी की गूंज थी। जाफर को गए 3 दिन हो चुके थे और हर गुजरता लम्हा उसकी रगों में बगावत का जज्बा और तेज करता जा रहा था। शहजादी अब रेशमी जोड़े नहीं पहनती थी, ना ही आईनों के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे को देखती थी। अब वो पुरानी तिजोरी खोलती, पुरानी किताबों के पन्ने पलटती, महल की दीवारों में छुपे रास्तों और कागजों को खंगालती। उसे यकीन था, जाफर पर जो इल्जाम लगा है वो झूठा है और उस झूठ के पीछे कोई चेहरा छुपा है, शायद बहुत ही जाना पहचाना। एक रात जब महल की दासियां सो चुकी थीं, जरीन चुपचाप वजीर के कमरे की तरफ बढ़ी। उसने बचपन से देखा था कि उस कमरे की पिछली दीवार के पीछे एक छोटा तहखाना है जहां रियासत के गुप्त दस्तावेज रखे जाते हैं। उसने सांस रोकी और दीवार का हथा दबाया। दीवार सरकती चली गई और एक संकरे रास्ते का मुंह खुला। जरीन ने एक जलता हुआ चिराग उठाया और अंदर दाखिल हुई। तहखाने में सैकड़ों दस्तावेज थे, लेकिन एक अलमारी पर ताज़ा मिट्टी के निशान थे। उसने हौले से अलमारी खोली तो एक किताब गिरी जिसमें जाफर के दस्तखत जैसे दिखने वाले कागज थे, लेकिन जरीन की नजरें धोखा नहीं खाती थीं। उसने देखा, साइन जरूर जाफर के थे, मगर इंक की मोटाई, दबाव और कलम की दिशा बिल्कुल अलग थी। ये दस्तखत नकली हैं। उसने वो सारे कागज समेट लिए और महल के पुराने मुंशी के पास पहुंची। मुंशी बुजुर्ग था, मगर अपनी कलम की पहचान आज भी रखता था। इन दस्तखतों को देखिए, जरीन बोली, क्या ये जाफर के हैं? मुंशी ने चश्मा ठीक किया और बारीकी से देखा। नहीं शहजादी, उसने कहा, ये किसी ने बहुत माहिरी से नकल किए हैं, लेकिन जाफर की लिखावट में ये घबराहट नहीं होती। ये किसी और की चाल है। जरीन के चेहरे पर चमक लौट आई। अब उसके पास सबूत था, सच्चाई का। अब उसे सिर उठाकर दरबार में जाना था, अपने प्यार को निर्दोष साबित करने। अगले ही दिन दरबार फिर से सजाया गया। शहजादी जरीन अकेली खड़ी थी, मगर उसकी आवाज में सच्चाई की ताकत थी। मैं रियासत के सामने साबित करना चाहती हूं कि जिस जाफर को गद्दार कहा गया वो नहीं, बल्कि कुछ लोग इस महल में हमारे बीच हैं जो इस मोहब्बत से डरते हैं। फिर उसने वो दस्तावेज, मुंशी की गवाही और सबूत दरबार में रखे। सलीमा के चेहरे का रंग उड़ गया। बादशाह ने जब सब देखा तो उसकी आंखों में शर्म थी और बेटी के लिए फख्र भी। सिपाही, बादशाह गरजे, जाफर को रिहा करो और सलीमा को नजरबंद किया जाए जब तक जांच पूरी न हो। जरीन की आंखें छलक उठीं। मोहब्बत फिर से जिंदा हो गई थी, सच की गोद में। जाफर को कारागार से रिहा हुए कुछ ही घंटे हुए थे, मगर महल में उसकी वापसी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। जिस शख्स को गद्दार समझकर मिट्टी में दबाने की कोशिश की गई थी, वो अब सबके सामने सर उठाए खड़ा था, मगर उसकी आंखें अब भी किसी एक को ढूंढ रही थीं, जरीन। जब वो बाग के पुराने पीपल के नीचे पहुंचा, जहां कभी उसकी कहानियां जरीन की मुस्कान बनती थीं, वो वहीं खड़ी थी। मगर इस बार न उसकी आंखों में आंसू थे, न लाज। वहां बस यकीन था, खुद पर, अपनी मोहब्बत पर और उस इंसान पर जिसे उसने चुना था। माफ करना, जरीन ने धीमे से कहा। माफी की जरूरत उन्हें होती है जो शक करते हैं, जाफर मुस्कुराया। तुमने तो यकीन की मिसाल पेश की है। जरीन ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। मैंने मोहब्बत तो बहुत देर से समझी जाफर, पर जब समझी तो पूरी दुनिया से लड़ गई। जाफर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैंने कहानियां तो बहुतों को सुनाई हैं शहजादी, मगर पहली बार किसी कहानी ने मुझे जिंदा रखा। वो दोनों कुछ पलों तक खामोश खड़े रहे। हवाओं में फिर वही नर्म खुशबू थी जो तब आई थी जब जरीन ने पहली बार अपने बारे में सोचना शुरू किया था। मगर अब वो सिर्फ ख्यालों की नहीं, अपनी तकदीर की मालकिन थी। उसी शाम
महल में एक छोटी सी महफिल सजी। बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया, मैं इस रियासत की शहजादी जरीन को उसकी बहादुरी के लिए सलाम करता हूं। उसने साबित किया है कि मोहब्बत कोई कमजोरी नहीं, बल्कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। वो कुछ पल रुके, फिर बोले, और अगर मेरी बेटी चाहे तो मैं उसे अपने होने वाले किस्सागो दामाद के साथ देखना चाहूंगा। महल तालियों से गूंज उठा। जाफर के चेहरे पर एक हल्की सी झिझक और गहरी सी मुस्कान उभरी। जरीन ने उसकी तरफ देखा और उसकी हथेली थाम ली। मैंने तुम्हें शहजादे नहीं चुना जाफर, उसने कहा। मैंने एक इंसान चुना जिसने मुझे मेरी औकात नहीं, मेरा हक दिखाया। और उस रात पहली बार जरीन ने शीशे में अपना अक्स देखा। मोटी, सांवली, मगर उसकी आंखों में जो रोशनी थी वो किसी परी से कम नहीं थी। शहजादी जरीन की जिंदगी अब एक नए सफ़े पर आ चुकी थी। वो सिर्फ मोहब्बत करने वाली एक लड़की नहीं रही थी, वो अब रियासत नूर की असली वारिस बन चुकी थी। जाफर उसके साथ था और बादशाह भी अब उसकी समझदारी और फैसलों की कद्र करने लगे थे। मगर सुख की राह कभी सीधी नहीं होती। उसी वक्त दूर जंगलों में बसे एक दुश्मन राज्य गुलजारगर के सुल्तान को यह खबर पहुंची कि रियासत नूर की शहजादी ने एक साधारण कहानियां सुनाने वाले से निकाह का इरादा किया है। सुल्तान तैमूर, जिसे कभी जरीन से रिश्ता तय करने की बात चली थी, पर जरीन ने उसे ठुकरा दिया था, ये सुनकर आगबूला हो उठा। एक मोटी शहजादी जो पहले किसी को पसंद ना आई, अब सबकी आंख का तारा बन गई है। तैमूर चीखा, मुझे नहीं मिला तो किसी और को भी नहीं मिलेगा। उसने अपने वजीर से कहा, तैयारियां करो, अब हम शादी के लिए नहीं, जंग के लिए चलेंगे। इधर महल में सब कुछ शांत था, मगर जरीन के दिल को कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही थी। एक रात जब वो अपनी मां की पुरानी किताबें पढ़ रही थी, तो उसमें एक नक्शा मिला। एक ऐसा नक्शा जो रियासत के पुराने सुरंगों और गुप्त रास्तों को दिखाता था। वो सोचने लगी, अगर कल को कोई हमला हुआ तो क्या महल तैयार है? उसने दूसरे ही दिन बादशाह से मिलकर अपने विचार रखे। अब्बा हुजूर, मैं चाहती हूं कि हम महल की सुरक्षा को मजबूत करें। मुझे डर है, कोई आंधी आने वाली है। बादशाह ने उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन जाफर ने जरीन की आंखों में वो डर देख लिया था जो बिना वजह नहीं आता। तुम्हारे एहसास झूठ नहीं हो सकते जरीन, जाफर ने कहा। तैयारी हम ही करेंगे, भले ही कोई यकीन करे या नहीं। जरीन ने अपनी कुछ वफादार सहेलियों और महल के पुराने सिपाहियों को इकट्ठा किया। नक्शे के हिसाब से उन्होंने महल के चारों ओर छुपे रास्तों और कमजोर दीवारों की मरम्मत शुरू की। इस काम को चुपचाप अंजाम दिया गया ताकि दुश्मन को खबर भी ना हो। और ठीक 5 रात बाद, जब पूरा महल गहरी नींद में था, आसमान पर अचानक आग के शोले चमक उठे। गुलजारगढ़ की फौजें महल की ओर बढ़ रही थीं। हर कोई घबरा गया, सिपाही अस्त व्यस्त हो गए, लोग शोर मचाने लगे। लेकिन एक आवाज आई, डरिए नहीं, ये महल अब मेरी निगरानी में है। मैं शहजादी जरीन हर दीवार की हिफाजत करूंगी। जरीन तलवार उठाए किले की ऊंचाई पर खड़ी थी। उसकी आंखों में ना कोई डर था, ना कोई शिकवा, बस जंग का ऐलान। रात अपनी स्याही ओढ़े खड़ी थी और आसमान से आग के गोले बरस रहे थे। गुलजारगढ़ की फौजें महल के दरवाजों तक पहुंच चुकी थीं। सुल्तान तैमूर के सिपाही काली चादरों में लिपटे मौत का पैगाम लेकर आए थे। मगर इस बार महल के दरवाजे खामोश नहीं थे। जरीन, जो कभी अपने कमरे में बैठकर शीशों से डरती थी, अब लोहे की झिरा पहने, हाथ में तलवार लिए, किले की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ी थीं। उसके पीछे खड़ी थीं कुछ बहादुर दासियां, वफादार सैनिक और जाफर। आज अगर मैं डरी, जरीन ने अपनी छोटी सी फौज से कहा, तो कल कोई और लड़की अपनी मोहब्बत से हार जाएगी, मगर हम हारेंगे नहीं। उसने तलवार उठाई और हवा में लहराते हुए गर्जी, दरवाजे बंद करो, लेकिन दिल खुले रखो। ये जंग हमारी तकदीर नहीं छीन सकती। गुलजारगढ़ की सेना महल के बाहरी हिस्से तक पहुंच चुकी थी। उनके पास बड़ी तादाद थी, मगर जरीन के पास हौसला था, दिमाग था और एक ऐसा नक्शा जो महल के हर छुपे रास्ते को जानता था। उसने अपने सिपाहियों को 2 दलों में बांट दिया। पहला दल महल के सामने मोर्चा लेने को, दूसरा दल पीछे की सुरंगों से जाकर दुश्मन पर वार करने को।
जाफर उसके साथ सबसे आगे था। तुम्हें तलवार चलानी आती है? जरीन ने मुस्कुराकर पूछा। कहानियां सुनाने वाला जब तलवार उठाता है, जाफर बोला, तो वो इतिहास लिखता है। जंग शुरू हो चुकी थी। चारों ओर तलवारों की झंकार, घोड़ों की हिनहिनाहट और तीरों की बौछार थी। जरीन के चेहरे पर पसीना था, मगर आंखों में आग। उसने एक एक दुश्मन को गिराया। उसकी चाल में नरमी नहीं, बिजली थी। एक दुश्मन सिपाही ने जब उसे घेर लिया तो जाफर बीच में आ गया और अपनी ढाल से जरीन को बचा लिया। तुम ठीक हो? उसने पूछा। अब तक तो ठीक हूं, जरीन ने जवाब दिया, मगर अगर इस तैमूर को गिरा न दिया तो ये आग फिर लौटेगी। तभी एक सिपाही दौड़ते हुए आया। शहजादी, तैमूर खुद आगे बढ़ रहा है। जरीन ने अपनी तलवार को जमीन पर मारा। तो अब खेल बराबरी का होगा। वो अकेले तैमूर की ओर बढ़ी। महल के बीचों बीच जहां कभी नाच गाना होता था, आज वहां खून बह रहा था। तैमूर ने जरीन को देखा और हंसते हुए कहा, मोटी शहजादी, तुझसे जंग हंसी मत दिला। जरीन ने तलवार सीधी की और ठंडी आवाज में कहा, हंसी तेरी तब निकलेगी जब जमीन तेरे नीचे से खिसक जाएगी। तलवारें टकराईं। हर वार के साथ तैमूर को एहसास हो रहा था कि ये वही लड़की नहीं है जिसे उसने कभी ठुकराया था। ये एक आग है जो जली नहीं, जगाई गई है। कुछ ही वारों में तैमूर की तलवार उसके हाथ से गिर गई। जरीन की तलवार उसकी गर्दन पर थी। मार दो मुझे, तैमूर चीखा। नहीं, जरीन बोली, तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूं ताकि पूरी दुनिया देखे। एक शहजादी जो कभी मजाक थी, आज एक मिसाल बन गई। महल की फतह का ऐलान हुआ। जरीन ने जंग नहीं, सम्मान जीत लिया था। रात अपनी स्याही ओढ़े खड़ी थी और आसमान से आग के गोले बरस रहे थे। गुलजारगढ़ की फौजें महल के दरवाजों तक पहुंच चुकी थीं। सुल्तान तैमूर के सिपाही काली चादरों में लिपट्टे मौत का पैगाम लेकर आए थे, मगर इस बार महल के दरवाजे खामोश नहीं थे। जरीन, जो कभी अपने कमरे में बैठकर शीशों से डरती थी, अब लोहे की जिरह पहने, हाथ में तलवार लिए किले की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ी थी। उसके पीछे खड़ी थीं कुछ बहादुर दासियां, वफादार सैनिक और जाफर। आज अगर मैं डरी, जरीन ने अपनी छोटी सी फौज से कहा, तो कल कोई और लड़की अपनी मोहब्बत से हार जाएगी, मगर हम हारेंगे नहीं। उसने तलवार उठाई और हवा में लहराते हुए गर्जी, दरवाजे बंद करो, लेकिन दिल खुले रखो। ये जंग हमारी तकदीर नहीं छीन सकती। गुलजारगढ़ की सेना महल के बाहरी हिस्से तक पहुंच चुकी थी। उनके पास बड़ी तादाद थी, मगर जरीन के पास हौसला था, दिमाग था और एक ऐसा नक्शा जो महल के हर छुपे रास्ते को जानता था। उसने अपने सिपाहियों को दो दलों में बांट दिया। पहला दल महल के सामने मोर्चा लेने को, दूसरा दल पीछे की सुरंगों से जाकर दुश्मन पर वार करने को। जाफर उसके साथ सबसे आगे था। तुम्हें तलवार चलानी आती है? जरीन ने मुस्कुराकर पूछा। कहानियां सुनाने वाला जब तलवार उठाता है, जाफर बोला, तो वो इतिहास लिखता है। जंग शुरू हो चुकी थी। चारों ओर तलवारों की झंकार, घोड़ों की हिनहिनाहट और तीरों की बौछार थी। जरीन के चेहरे पर पसीना था, मगर आंखों में आग। उसने एक एक दुश्मन को गिराया। उसकी चाल में नरमी नहीं, बिजली थी। एक दुश्मन सिपाही ने जब उसे घेर लिया तो जाफर बीच में आ गया और अपनी ढाल से जरीन को बचा लिया। तुम ठीक हो? उसने पूछा। अब तक तो ठीक हूं, जरीन ने जवाब दिया, मगर अगर इस तैमूर को गिरा न दिया तो ये आग फिर लौटेगी। तभी एक सिपाही दौड़ते हुए आया। शहजादी, तैमूर खुद आगे बढ़ रहा है। जरीन ने अपनी तलवार को जमीन पर मारा। तो अब खेल बराबरी का होगा। वो अकेले तैमूर की ओर बढ़ी। महल के बीचों बीच जहां कभी नाच गाना होता था, आज वहां खून बह रहा था। तैमूर ने जरीन को देखा और हंसते हुए कहा, मोटी शहजादी, तुझसे जंग हंसी मत दिला। जरीन ने तलवार सीधी की और ठंडी आवाज में कहा, हंसी तेरी तब निकलेगी जब जमीन तेरे नीचे से खिसक जाएगी। तलवारें टकराईं। हर वार के साथ तैमूर को एहसास हो रहा था कि ये वही लड़की नहीं है जिसे उसने कभी ठुकराया था। ये एक आग है जो जली नहीं, जगाई गई है। कुछ ही वारों में तैमूर की तलवार उसके हाथ से गिर गई। जरीन की तलवार उसकी गर्दन पर थी। मार दो मुझे, तैमूर चीखा। नहीं, जरीन बोली, तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूं ताकि पूरी दुनिया देखे। एक शहजादी जो कभी मजाक थी, आज एक मिसाल बन गई।
महल की फतह का ऐलान हुआ। जरीन ने जंग नहीं, सम्मान जीत लिया था। जरीन अब महल की चौहदियों से दूर थी। वो जिस रथ पर बैठी थी उसके पीछे ना कोई लश्कर था, न बाजा गाजा, न जश्न, न ही सलामी देने वाले सिपाही। सिर्फ एक साथी था, जाफर, और एक नया रास्ता। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। हवाओं में हल्की ठंडक थी और जरीन के दिल में अजीब सी नरमी। उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार महल की ऊंची मीनारों को देखा और खुद से कहा, अब मैं सिर्फ एक नाम नहीं, एक आवाज बनूंगी, उस हर लड़की की जो कभी खुद से शर्माई थी। उन्होंने उत्तर दिशा की ओर सफर शुरू किया, जहां एक छोटी सी बस्ती थी। नाम था नूरपुर। ये बस्ती कभी खूब फलती फूलती थी, मगर अब वीरान सी हो गई थी। वहां की औरतें दिन रात काम करतीं, मगर किसी को उनका नाम तक याद नहीं रहता। लड़कियां स्कूल जाने का सपना देखतीं, मगर घर के चौके बाहर निकलना भी मुमकिन न था। जरीन ने वहां एक छोटी सी जगह किराए पर ली। टूटे फूटे कमरे, लेकिन दिल से भरे लोग। उसने और जाफर ने बस्ती की औरतों को बुलाया। तुम सबको लगता है कि तुम कमजोर हो, जरीन बोली, पर मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कमजोर जिस्म नहीं होते, कमजोर सोच होती है। और वहीं से शुरू हुई एक नई क्रांति। एक छोटी सी पाठशाला, जहां लड़कियों को पढ़ाया जाने लगा, औरतों को सिलाई कढ़ाई और हुनर सिखाया गया। जरीन ने अपने मोटेपन को कभी छुपाया नहीं। वो लड़कियों को आईने दिखाती और कहती, देखो, यही तुम्हारा चेहरा है, खूबसूरत, क्योंकि ये तुम्हारा है। दुनिया के फैसले उस पर लागू मत करो। धीरे धीरे नूरपुर बदलने लगा। लड़कियां जरीन को आपा कहकर बुलाने लगीं। जाफर ने सब कुछ दर्ज करना शुरू किया, हर औरत की कहानी, हर लड़की का सपना, हर आंख का उजाला। एक दिन जरीन की स्कूल में एक लड़की आई। नाम था नाजिया। वह बहुत मोटी थी और हर बच्चा उसका मजाक उड़ाता था। जरीन ने उसे गले लगाकर कहा, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा हौसला और तुम्हारा मन, ये सब तुम्हारी खूबसूरती है। जो इसे नहीं समझते वो खुद से अनजान है। वो पल नाजिया के लिए जिंदगी बदल देने वाला था। उस रात जाफर ने कहा, जरीन, ये जो तुम कर रही हो, ये किसी तख्त से कहीं बड़ा काम है। जरीन ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं किसी तख्त की मल्लिका नहीं, अब मैं हर उस दिल की रानी हूं जो खुद को पहचानना चाहता है। नूरपुर की गलियों में अब रोशनी लौट आई थी। लड़कियां बेखौफ स्कूल जातीं, औरतें अपने हुनर से कमाई करने लगी थीं। जरीन अब जरीन आपा बन चुकी थी। एक नाम नहीं, एक उम्मीद। मगर उम्मीद की रोशनी जितनी तेज होती है, उससे जलने वाले साए उतने ही गहरे हो जाते हैं। एक रात जब जरीन अपनी छोटी सी पाठशाला में देर तक बच्चों को कहानियां सुना रही थी, जाफर बाहर से हड़बड़ाता हुआ आया। उसके चेहरे पर डर साफ था। जरीन, तुम्हें पहचान लिया गया है, उसने फुसफुसाकर कहा। किसने? जरीन ने पूछा, लेकिन उसके दिल ने पहले ही जवाब दे दिया था। वजीर आजम अब्बास, जाफर बोला, जिसने कभी तुम्हारे खिलाफ दरबार में सबसे ऊंची आवाज उठाई थी। उसे तुम्हारा यहां होना बर्दाश्त नहीं। जरीन चुप रही। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे चांद से कह रही हो, मैंने तो सिर्फ रोशनी बांटी है, फिर ये अंधेरा क्यों? अगले ही दिन बस्ती में कुछ अजनबी सिपाही आए। उन्होंने स्कूल पर नजर डाली और फिर कुछ औरतों से सवाल करने लगे। अफवाहें फैलने लगीं कि जरीन को गिरफ्तार किया जा सकता है। बस्ती में डर फैल गया, मगर उस डर के बीच औरतों की आंखों में कुछ नया था, गुस्सा। उसी शाम जरीन ने पाठशाला के बाहर खड़े होकर सबको इकट्ठा किया। उसके पास कोई तलवार नहीं थी, कोई हुक्म नहीं, बस लफ्ज थे। अगर मेरी मौजूदगी से किसी को डर लगता है तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन तुम सब वादा करो, जो सीखा है वो आगे बढ़ाओगे। मेरी लड़ाई अब तुम्हारी है। औरतें चुप थीं। फिर एक बुजुर्ग अम्मा बोली, तू जाएगी तो स्कूल बंद हो जाएगा, मगर हम अब वो जमाना नहीं चाहते जहां हमारी लड़कियां सिर्फ चूल्हे तक सीमित रहें। धीरे धीरे हर औरत जरीन के साथ खड़ी हो गई। सबने कहा, अगर जरीन आपा को जाना पड़ा तो हम सब साथ चलेंगी। अब ये लड़ाई सिर्फ एक शख्स की नहीं, पूरी औरत जात की है। उस रात जाफर ने जरीन से कहा, तुमने एक फौज खड़ी कर दी है बिना हथियार के। जरीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिनकी आवाज में सच्चाई होती है उन्हें हथियार की जरूरत नहीं होती। मगर वजीर आजम अब्बास चुप बैठने वालों में से नहीं था।
उसने नूरपुर पर चुपचाप नजरें गड़ा दी थीं और अगला हमला अब खुद जरीन की कहानी पर होने वाला था। नूरपुर की फिजा अब साजिश की बू से भर गई थी। हर गली में सिपाहियों की परछाइयां दिखतीं और हर झोपड़ी में खामोश कान बातें सुनने लगे थे। लोग जानते थे कुछ बड़ा होने वाला है। जरीन ने सब महसूस किया, मगर उसका हौसला अब टूटने वाला नहीं था। एक शाम जब सूरज ढलने को था और जरीन पाठशाला में बैठी नाजिया को पढ़ा रही थी, तभी दरवाजा जोर से खुला। 2 सिपाही अंदर दाखिल हुए। जरीन आपा, आपको हमारे साथ चलना होगा। बस्ती की औरतें दौड़ पड़ीं। जाफर ने रास्ता रोका। किस जुर्म में? एक सिपाही ने फरमान पढ़ा। रियासत की पुरानी शहजादी जरीन पर इल्जाम है कि उसने ताज की बेइज्जती की और रियासत छोड़कर फसाद फैलाया। जरीन उठी। उसने सिपाहियों की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर इज्जत देने का नाम फसाद है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। चलो, ले चलो मुझे, लेकिन याद रखना मेरी आवाज को कैद नहीं कर सकते। जाफर कुछ कहने ही वाला, सिर हिलाया। नहीं, अब नहीं। रात में जरीन को पुराने महल के तहखाने में लाया गया। वही जगह जहां उसने बचपन में छुपकर किताबें पढ़ी थीं, आज वहां उसे कैद किया गया। और अगली सुबह एक चौंका देने वाली बात हुई। महल के बाहर हजारों औरतें जमा थीं। हाथों में बैनर नहीं, बस वो सबक जो जरीन ने उन्हें सिखाया था। जरीन हमारी आवाज है। शक्ल पर नहीं, सोच पर ताज होना चाहिए। अगर जरीन गुनहगार है तो हम सब भी हैं। ये वो नजारा था जो रियासत ने पहले कभी नहीं देखा था। औरतें बेखौफ एकजुट। महल के अंदर वजीर आजम अब्बास बेचैन हो उठा। ये क्या हो रहा है? उसने गुस्से में पूछा। एक वजीर बोला, जनाब, शायद अब वक्त बदल गया है। आप जरीन को रोक सकते हैं, पर उसकी सोच को नहीं। तभी जरीन को दरबार में लाया गया। वहीं खड़ी होकर उसने कहा, मैंने कभी तख्त नहीं चाहा। मैंने सिर्फ ये चाहा कि कोई लड़की अपनी शक्ल से नफरत न करे। अगर ये जुर्म है तो सजा दो, लेकिन याद रखो, मैं अकेली नहीं हूं। औरतों की आवाजें महल के अंदर तक गूंजने लगीं। अब्बास के पास कोई जवाब नहीं था। उसी वक्त रियासत के राजा जरीन के बीमार पिता ने अपनी चारपाई से आवाज लगाई, जरीन। सब चौंक गए। महीनों बाद उन्होंने कुछ कहा था, मुझे माफ कर देना बेटी, तू सच में मेरी शहजादी थी और मैंने तुझे समझने में देर कर दी। जरीन की आंखों से आंसू बह निकले। वो दौड़कर अपने अब्बा से लिपट गई और उसी पल महल का हर कोना, हर ईंट, हर शख्स सिर्फ एक ही नाम पुकारने लगा, जरीन। रियासत की सुबह कुछ और ही थी उस दिन। हवाओं में सुकून था, पर हर दिल में हलचल, क्योंकि आज फैसला होने वाला था। महल के खुले दरबार में राजा खुद मौजूद थे। उनका चेहरा कमजोर था, मगर आंखों में वही रोशनी थी जो एक सच्चे बाप की होती है जिसने अपनी गलती मान ली हो। जरीन को बुलाया गया, मगर इस बार न झुकी गर्दन थी, न झिझकती चाल। वो सीधी चली आई, सिर ऊंचा, चेहरे पर संतुलन और आंखों में ठहराव। बस्ती की औरतें, बच्चे, बूढ़े सब वहां जमा थे। राजा बोले, जरीन, तूने मेरी रियासत को वो दिखाया जो मैं सालों में नहीं दिखा सका। तुझे बदनसीब कहा गया, मोटी कहकर हंसी उड़ाई गई, मगर तूने हर ताने को ताकत में बदला। उन्होंने अपने ताज की ओर इशारा किया, ये अब तेरा हक है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। जरीन मुस्कुराई, कुछ पल ताज को देखा और फिर बोली, अब्बा हुजूर, ये ताज मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अब वो बन चुकी हूं जो ताज से ऊपर है। मैं अब रियासत नहीं, दुनिया के हर उस दिल की शहजादी हूं जिसने कभी खुद पर शक किया। लोगों की आंखें नम हो गईं। जरीन ने आगे बढ़कर कहा, मगर एक आखिरी गुजारिश है। इस ताज को उस सोच के नाम कर दीजिए जो किसी को उसकी शक्ल, उसके जिस्म या उसके ख्वाबों की वजह से छोटा नहीं समझती। राजा ने ताज उठाया और उसे एक ऊंची मीनार पर रखवा दिया, वहां जहां वो सबको नजर आए, मगर किसी एक के सिर पर न हो। वो ताज अब ताज-ए-इज्जत कहलाया, जो हर साल उस औरत को दिया जाने लगा जिसने समाज के खिलाफ सबसे बड़ा कदम उठाया हो। जरीन ने नूरपुर लौटने की तैयारी की। लोग उसे रोकना चाहते थे, मगर उसने मुस्कुराकर कहा, कहानियां महलों में नहीं, दिलों में जिंदा रहती हैं, और मेरी कहानी अब हजारों जरीनें खुद लिखेंगी। जाफर उसके साथ था, हमेशा की तरह, मगर अब वो सिर्फ साथी नहीं था,
वो उसकी कहानी का दूसरा नाम बन चुका था। जाते जाते जाफर ने पूछा, अब क्या करोगी? जरीन ने हल्के से हंसकर कहा, अब मैं उन लड़कियों के लिए ताज बनूंगी जो आज भी आईने से डरती हैं। इस तरह खत्म हुई एक ऐसी शहजादी की कहानी जो मोटी थी मगर सोच में सबसे भारी, जिसे कोई पसंद नहीं करता था मगर जिसने सबसे ज्यादा प्यार बांटा, जो अकेली थी मगर लाखों की आवाज बन गई। अब वो सिर्फ जरीन नहीं रही, वो नाम बन गई, मिसाल बन गई, एक जिंदा अफसाना।